हेलो स्टूडेंट। तो आज हम चैप्टर 4 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर 4 आपका चला था रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि आईयूडी क्या होता है। ठीक है, इसमें परिवार नियोजन यानी फैमिली प्लानिंग जब हम करते हैं तो उसमें जो है जनसंख्या को, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की कौन कौन सी विधियां होती हैं वो हमने पढ़ी थी। लास्ट में हमने पढ़ा था एबॉर्शन, MTP। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है वंध्यता, जिसको कहते हैं इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी में जो आपकी पहली हेडिंग है वो है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसको हिंदी में कहते हैं सहायक जनन प्रौद्योगिकियां। सहायक जनन प्रौद्योगिकियां। ठीक है, इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि कुछ ऐसी दंपतियां होती हैं जिनको किसी कारणवश संतान उत्पन्न नहीं हो पाती। तो ऐसी कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है जिनके कारण क्या होता है, बांझपन को खत्म किया जा सकता है और उनको संतान प्राप्ति हो सकती है। तो ये हम इनफर्टिलिटी के अंदर पढ़ते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला जो आता है वो है टेस्ट ट्यूब बेबी। बहुत प्रचलित विधि है, ये आप लोगों ने सुनी होगी। इसको हम कहते हैं परख नली शिशु, टेस्ट ट्यूब बेबी। काफ़ी देखा है आपने, काफ़ी बड़े बड़े होल्डिंग्स लगे होते हैं हॉस्पिटल्स के टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए। ठीक है, और इससे क्या होता है, हॉस्पिटल्स का बहुत अच्छा खासा कमाई भी होती है। तो ये काफ़ी प्रचलित विधि है। इस विधि में क्या होता है, इस विधि के अंतर्गत कुछ ऐसी स्त्रियां होती हैं, पहले यहाँ पे मैं डायग्राम बना देती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, ये क्या है, अंडाशय है ना। अब क्या होता है, कुछ ऐसी स्त्रियां होती हैं जिनमें अंडाणु तो बनते हैं लेकिन अंडाणु क्या करते हैं, अंडाशय तक नहीं पहुंच पाते। तो ऐसी स्त्रियां जिनकी अंडवाहिनी में यानी कि फैलोपियन ट्यूब, अंडाणु का कहाँ पहुंचना जरूरी होता है, फैलोपियन ट्यूब में पहुंचना जरूरी होता है। तो वहीं से क्या करता है, जैसे यहाँ पे अंडाणु है, यहाँ पे बना और फिम्बरी ने उसको क्या किया, कैच किया और यहाँ तक पहुँचा दिया। अब यहाँ तक तो शुक्राणु आ जाएगा और दोनों का संलयन हो जाएगा, लेकिन यहाँ तक तो अंडाणु को आना है। ठीक है, लेकिन कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जिनका गर्भाशय तो सामान्य होता है, सारी प्रोसेस सामान्य होती है, लेकिन फैलोपियन ट्यूब की कुछ कमी के कारण या कुछ विकृति होने के कारण जो अंडाणु है वो फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाता। तो ऐसी कंडीशन में टेस्ट ट्यूब बेबी का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में क्या किया जाता है, स्त्री के अंडाणु को इंजेक्शन द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है। ठीक है, इंजेक्शन से बाहर निकाल लिया। अब बाहर निकालने के बाद उसके जो पति है उसके शुक्राणु के साथ उसको लैब में संलयित किया जाता है, फ्यूज किया जाता है और फ्यूज करके उससे जायगोट बनता है। अब जायगोट बना, ठीक है, अब फिर उसको बाद उसको जो उसके गर्भाशय फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है। तो लैब में जब ये परीक्षण होता है तो इस परीक्षण को कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी ऐसे फर्टिलाइजेशन को क्या कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये कृत्रिम फर्टिलाइजेशन है, ये कराया गया है। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो अब ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी होता है, इसमें जो ट्रांसफर जो किया जाता है जायगोट को फ्यूज करके, तो ये दो विधि से किया जाता है। एक तो होता है ZIFT, और दूसरी होती है IUT। इनकी फुल फॉर्म क्या होती है, जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब, इसको क्या कहते हैं, इंट्रा यूट्रस ट्यूब, यानी कि इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, और जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब्स, या ट्रांसफर कह सकते हो, फैलोपियन ट्रांसफर। जायगोट लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, जायगोट इंट्रा फैलोपियन
ट्रांसफर, ठीक है। इसको कहते हैं इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, ठीक है। अब जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर में क्या होता है, फैलोपियन ट्रांसफर में क्या होता है, इसमें मैंने अभी आपको 3rd चैप्टर के पार्ट 7 में पढ़ाया था कि ब्लास्टुला बनता है, मोरुला बनता है, ब्लास्टोसिस्ट बनता है, ठीक है। तो जब जायगोट को डायरेक्ट फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है, यानी कि जब क्लीवेज जो विभाजन है वो 8 ब्लास्टोमियर तक हुआ हो, यानी कि दो तो उन्होंने बनाए, 2 से 4 बन गए, 4 से 8 बन गए, तो 8 जो बनते हैं भाई, यहाँ पे क्या हुआ, 1 है, ये 2 बन गए, अब 2 से 4 इसके अंदर बनते हैं और 4 से 8 भी इसके अंदर ही बनते हैं। अब 8 से जो 16 बनेंगे वो यूट्रस के अंदर बनेंगे, फिर 16 से 32 भी यूट्रस के अंदर बनेंगे। तो जब तक 8 ब्लास्टोमियर बनता है, ठीक है, जब जो ब्लास्टोमियर है यानी कि जो नर और मादा के अंडाणु शुक्राणु को फ्यूज किया, उसके बाद उसमें विभाजन जब 8 ब्लास्टोमियर तक हुआ है तो उसको डायरेक्ट फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है, उसको कहते हैं जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। और जब ब्लास्टोमियर 32 तक हो जाता है तो 32 तक होने पर जब ट्रांसफर किया जाता है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, उसको कहते हैं इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। समझ में आया? फिर से सुनिए, जायगोट को जब 8 ब्लास्टोमियर स्टेज में युग्मनज को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं तो उसको कहते हैं जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। और जब जायगोट 8 से अधिक ब्लास्टोमियर में पहुंच जाता है तब उसको डायरेक्ट इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर किया जाता है। आई आपको बात समझ में? तो ये बहुत सिंपल सी विधि है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा मेथड आता है इसी के अंदर, जिसको कहते हैं हम सैरोगेट मदर। क्या कहते हैं? सैरोगेट माँ। तो सैरोगेट माँ जो होती है वो आपने बहुत इजीली सुना होगा, सैरोगेट मदर, ठीक है। सैरोगेट मदर जो होती है वह स्त्री होती है जिसमें बच्चा तो उसी का है, यानी कि जो जायगोट बना वो उसका है, लेकिन इसमें जो गोद होती है, जो गर्भाशय होता है, वो किसी दूसरी स्त्री का होता है, ठीक है। तो वो कब होता है? जब किसी स्त्री के गर्भाशय में कुछ परेशानी होती है, या वो कभी माँ नहीं बन सकती लेकिन उसमें अंडाणु बन रहा है, अंडाणु तो बनना है लेकिन जो उसका यूट्रस है, यानी कि अंडाणु तो यहाँ पे बनना है ना, अंडाणु तो यहाँ पे बन रहा है, इसमें अंडाणु यहाँ से बन रहा है, यहाँ पहुँच गया, लेकिन ये जो यूट्रस है ना, इसमें ब्लास्टोसिस्ट तक वो पहुँच ही नहीं पा रहा, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, इसमें कोई डिजीज़ है, तो जिसके कारण वो कभी माँ नहीं बन सकती, तो इसके लिए सैरोगेट मदर का यूज किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, वह स्त्री जिसके गर्भ में किसी दूसरी स्त्री या पुरुष का जायगोट डाला जाता है, यानी कि उसके अंडाणु को, स्त्री के अंडाणु को क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं और इसके पति के शुक्राणु के साथ लैब में क्या किया जाता है, फ्यूज किया जाता है, जायगोट बनाया जाता है और उस स्त्री के गर्भ में न डालकर उसे किसी दूसरी स्त्री के गर्भ में डाल देते हैं, जिसको हम कहते हैं किराए की गोद भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं सैरोगेट मदर, यानी कि वो किराए पे होता है, यानी कि उसके गर्भाशय को 9 महीने के लिए उन्होंने रेंट पे ले लिया है और जब बच्चा हो जाता है तो वो अपने बच्चे को ले लेते हैं। तो इसमें क्या हुआ, इसमें जो डीएनए था वो उसके ही मदर फादर का रहता है, सिर्फ जो उसका गर्भाशय है वो किसी दूसरी स्त्री का होता है, ठीक है। तीसरा आता है GIFT, जिसको कहते हैं हम गैमीट्स इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या किया जाता है, गैमीट्स को ट्रांसफर किया जाता है, ऐसी स्त्रियां जिनमें फिम्बरी अंडाणु को पकड़ने में असमर्थ हो, क्या हो, फिम्बरी अंडाणु को पकड़ने में असमर्थ हो, इसमें अंडाणु को निकालकर अंडवाहिनी में ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे देखिए, अब आपको लग रहा होगा कि तीनों चीज मैम ने एक बताई, नहीं, इसको आप ध्यान से सुनिए। यहाँ पे क्या हो रहा है,
अंडाणु तो बनना है, लेकिन ये फिम्बरी क्या है, फैलोपियन ट्यूब में उसको ट्रांसफर नहीं कर पा रही है। अब ट्रांसफर नहीं कर पा रही है तो यहाँ पे जाइगोट नहीं बन पा रहा है। टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या हो रहा था कि फैलोपियन ट्यूब तक अंडाणु ना पहुंच रहा था। क्यों नहीं पहुंच रहा था? फिम्बरी तो सही थी लेकिन वो पहुंच नहीं पा रहा था, है ना, उसके फैलोपियन ट्यूब्स में कुछ गड़बड़ थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, फैलोपियन ट्यूब सही है, यहाँ पे फिम्बरी में कुछ प्रॉब्लम है। तो फिम्बरी में प्रॉब्लम है, अंडाणु यहाँ बन गया, तो इसको क्या किया जाता है, इंजेक्शन द्वारा निकाल लिया जाता है और निकाल के क्या किया जाता है, जो मादा है उसकी यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया जाता है, यानी कि उसकी फैलोपियन ट्यूब्स तक ले जाया जाता है। और फैलोपियन ट्यूब्स में ले जाकर क्या कर दिया जाता है, अंडवाहिनी में ट्रांसफर कर देते हैं, जहाँ पर गैमीट्स का ट्रांसफर होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये आ गया, और इंजेक्शन से ही क्या किया जाता है, निकालकर अंडवाहिनी में ट्रांसफर कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, गैमीट्स जो है, यानी कि ये जो ओवम बना, इसको ट्रांसफर कर दिया यूट्रस में। किसमें कर दिया? यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया। फिम्बरी का यहाँ पे कोई वर्क नहीं था, फिम्बरी यहाँ पे क्या है, निष्क्रिय है, कोई कार्य नहीं कर रही है, तभी उसने क्या किया, इंजेक्शन से जो अंडाणु को ट्रांसफर किया। इसको कहते हैं गैमीट्स का ट्रांसफॉर्मेशन, यानी गैमीट्स को एक जगह से निकालकर दूसरी जगह पर रख देना। तीसरा आता है, चौथा आता है कृत्रिम गर्भाधान, कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेक्टमेंट। कृत्रिम गर्भाधान, इसमें ये पुरुष में होता है, ठीक है, यानी इसमें पुरुष का जो स्पर्म होता है वो उस स्त्री के गर्भ तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। इसमें पुरुष के स्पर्म को स्त्री के गर्भ तक पहुंचाया जाता है। कैसे कि पुरुष के स्पर्म को निकाल के लैब में रखा जाता है और उसमें शुक्राणुओं की संख्या बढ़ाई जाती है। यहाँ पे स्त्री में कोई कमी नहीं है, पुरुष में कमी है, यानी कि उसकी शुक्राणुओं की संख्या जो है वो कम है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, उसके निकाल के शुक्राणुओं को बढ़ाया जाता है लैब में रखकर। तो जब वो बढ़ जाते हैं, बढ़ने के बाद उसमें ओवरी से इंजेक्ट किया जाता है, और इंजेक्ट करने पर वहाँ पर ओवम बना। अब वो फर्टिलाइजेशन पीरियड के टाइम पे ही इंजेक्ट किया जाता है, तो जहाँ पे ओवम पहले से होता है और स्पर्म पहुँच के क्या कर देते हैं, दोनों मिलकर फ्यूज हो जाते हैं और फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये थे इसके मेथड, यानी कौन कौन से मेथड पढ़े इसमें, हमने 4 पढ़े, टेस्ट ट्यूब, सैरोगेट मदर, GIFT गैमेट्स इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कृत्रिम गर्भाधान। ये थी आपकी इनफर्टिलिटी, वंध्यता। इम्पोर्टेंट टॉपिक थे सारे ये आपके, ठीक है। इसमें से कोई ना कोई टॉपिक हर बार एग्जाम में जरूर पूछा जाता है और बहुत ही इजी है, कोई टफ नहीं है, आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। अगला टॉपिक, चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है एमनियोसेंटेसिस, जिसको कहते हैं उल्ब वेदन। उल्ब वेदन, एमनियोसेंटेसिस। इस विधि में क्या किया जाता है, शिशु की आनुवंशिक स्थिति का पता लगाया जाता है। शिशु की आनुवंशिक स्थिति या उसकी अन्य स्थिति का पता लगाया जा सकता है। जब शिशु गर्भ में होता है तो क्या उसमें कोई बीमारी तो नहीं है, उसमें क्रोमोसोम की संख्या कम या ज़्यादा तो नहीं है, ये सब पता लगाने के लिए हम उल्ब वेदन का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो उल्ब हम नहीं, सॉरी, डॉक्टर करते हैं, उल्ब वेदन का उपयोग करते हैं। तो जैसे कि अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये क्या है, गर्भाशय, वॉल, एंडोमेट्रियम, लाइनिंग। अब यहाँ पे क्या बना, प्लेजेंटा होता है, ठीक है। प्लेजेंटा में जैसे मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करती हूँ थोड़ा सा, शिशु
ठीक है, अब ये क्या है, गर्भ में शिशु है। ठीक है, अब उल्बवेदन मैंने बोला ना, शिशु की हमें स्थिति का पता लगाना है, तो इसके अंदर ये क्या होता है, इसको कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड, जिसमें क्या पाई जाती है, कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं। इस विधि में अब इस विधि, ये मतलब प्रोसेस कैसे होती है पहले वो सुनिए। इस विधि में जो स्त्री गर्भवती है उसके उदर भाग में, यानी उसके जो स्टमक है उसमें, उसकी गुहा में एक बहुत छोटा सा एमनियोटिक फ्लूइड लिया जाता है, थोड़ा सा एमनियोटिक फ्लूइड वहाँ से लिया जाता है। इस एमनियोटिक फ्लूइड को लेते हैं, ठीक है, और लेके उसका लैब में परीक्षण किया जाता है। उसमें देखा जाता है कि क्रोमोसोम की स्थिति क्या है। तो उसको कैसे लिया जाता है, यानी कि इसमें उधर भाग से एक इंजेक्शन लगाया जाता है, बहुत पतली सी होती है, उसको बहुत ध्यानपूर्वक लगाया जाता है जिससे शिशु को कोई नुकसान ना पहुंचे, और थोड़ा सा फ्लूइड क्या है, खींच लिया जाता है। अब इस फ्लूइड को क्या करते हैं, उसका परीक्षण करते हैं। इस फ्लूइड में क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड में ब्रोडीय झिल्ली की कुछ कोशिकाएं होती हैं, प्रोटीन होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। उन कोशिकाओं द्वारा इस विधि से ये पता लगाया जा सकता है कि शिशु में क्रोमोसोम्स हैं, उनकी कोई कमी तो नहीं है, वो ज़्यादा तो नहीं है। शिशु की लिंग का परीक्षण भी इसमें कर सकते हैं कि गर्भ में पल रहा शिशु नर है या मादा है। आई आपको बात समझ में, यानी कि ये इसमें एमनियोटिक फ्लूइड की जांच होती है, यानी कि शिशु जिस एमनियोटिक फ्लूइड में है उसकी जांच होती है। तो उसको क्या किया जाता है, इंजेक्शन से खींचा जाता है पेट के द्वारा, और खींचकर उसका लैब में परीक्षण किया जाता है। तो किस किस चीज़ों की जांच की जाती है, शिशु के लिंग का परीक्षण किया जाता है, यानी पहली जांच क्या हो गई, शिशु लिंग परीक्षण, और दूसरी क्या हो गई, क्रोमोसोम संख्या। क्रोमोसोम संख्या, यानी शिशु की जो आनुवंशिक विकृति का भी पता लगाया जा सकता है, जैसे कि क्रोमोसोम संख्या या अधिक होने के कारण या ज़्यादा होने के कारण उसकी जो आनुवंशिक स्थिति है वो बिगड़ जाती है शिशु की, तो उससे उसको विभिन्न रोगों को होने की आशंका होती है, जैसे कि टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम्स। ये ऐसी बीमारियां हैं जो क्रोमोसोम्स के बढ़ने या घटने से होती हैं। ठीक है, तो गुणसूत्रों की कमी या अधिकता के कारण जो रोग होते हैं उनका हम पता लगा सकते हैं, और शिशु के लिंग का परीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, ये विधि थी। तो इस विधि के कुछ दुरुपयोग भी थे। क्या थे दुरुपयोग, यानी कि आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि सबसे ज़्यादा दुरुपयोग इसका क्या था, कि लोग ये पता लगाते थे कि गर्भ में पल रहा शिशु जो है वो नर है या मादा है, और यदि वो लड़की होती थी तो उसका क्या करा देते थे, गर्भपात करा देते, जिनसे क्या होता था, नर और मादा की जो जनसंख्या थी, जो उनका रेशियो था वो काफ़ी कम होता जा रहा था, और इसके कारण क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा एबॉर्शन कराए जा रहे थे। तो आजकल क्या होता है, आप कहीं भी हॉस्पिटल में जाएं तो वहाँ पे क्या लिखा होता है, लिंग परीक्षण करने पर 5,000 का जुर्माना है, 10,000 का जुर्माना है, ये अपराध है, जो सब भी लिखा जाता है। तो इसलिए इसको गवर्नमेंट ने पूरी तरह क्या कर दिया है, बैन कर दिया गया है। क्या कर दिया है, इसको बैन कर दिया है पूर्णतया। तो इस विधि का कोई भी प्रयोग अब नहीं होता है, लेकिन आपके सिलेबस में इसलिए आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस से बैन नहीं किया है। ठीक है, तो ये इसके दुरुपयोग, हम सबसे बड़ा दुरुपयोग और सबसे अच्छा दुरुपयोग आपको इसका पता है कि क्यों करते थे लोग। अधिकतर ये इसीलिए तो करते थे कि हमारे पास किसी के पास भी 3 लड़की हो गई, चौथी बार माँ गर्भवती है, चौथी भी लड़की है तो उसका क्या कर दिया, गर्भपात करा दिया। कुछ लोग तो पहले दूसरे पे ही करा देते थे, है ना। तो इसलिए इसका क्या कर दिया, बैंड कर दिया। तो यहाँ पर आपने चैप्टर 4 में कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए, यानी आपने जनसंख्या फैमिली प्लानिंग, जनसंख्या विस्फोटक की कुछ विधियाँ पढ़ ली। दूसरा आपने पढ़ लिया कि जनसंख्या नियंत्रण की विधियाँ पढ़ ली। दूसरा आपने पढ़ा बंध्यता, और तीसरा आपने पढ़ा उल्बवेदन। नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, यौन संचारित रोग, यानी ऐसे कौन से रोग हैं जो एक दूसरे के यौन संक्रमण यानी लैंगिक रिप्रोडक्शन के कारण होते हैं। ठीक है, लैंगिक जनन के कारण एक दूसरे से फैलते हैं। उन रोगों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस
करेंगे। तो इतनी देर क्या करिए, पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और ध्यानपूर्वक अपने बोर्ड की परीक्षाओं पर ध्यान दीजिए। धन्यवाद।